Hello everybody, welcome back with another video. So in this video we are going to discuss about MPPSC Assistant Professor English Literature क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, राइट। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MPPSC का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का 2024 का जो पेपर हुआ, राइट, एग्जाम हुआ, उस पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे। इसके साथ साथ फुल एक्सप्लेनेशन, दैट मीन्स एक क्वेश्चन अगर है, राइट, एक क्वेश्चन अगर है तो उस क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी अपन देखेंगे, राइट। सो इसलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम अपन 150 पूरे के पूरे क्वेश्चन देखेंगे, राइट। सो ना केवल इसमें आंसर की आपको मिलेगी, इसके साथ साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इससे अपन क्या होगा, एक क्वेश्चन के थ्रू हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। सो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज इलियट। आप सबको पता है जॉर्ज इलियट एक विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है, राइटर है, राइट। सो ये एक फीमेल राइटर है, समझ रहे बात को, ये एक फीमेल राइटर है। विक्टोरियन टाइम पीरियड पे क्या होता था कि फीमेल की राइटिंग्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। उन्होंने क्या किया, मेल नेम यूज किया था, दैट मीन्स उन्होंने कौन सा नेम यूज किया, जॉर्ज इलियट। और उनका रियल नेम क्या था, एक्चुअल में नेम क्या था, मैरी एन इवांस था, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, थॉमस बबिंगटन मैकॉलेज फेमस एसे ऑन मिल्टन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। अब ये एसे ऑन मिल्टन करके एक एसे लिखा था थॉमस बबिंगटन मैकाले ने, राइट। कब लिखा था, कब पब्लिश हुआ था, 1825 में, ठीक है। ये देखो एक ऐसे एक्स्ट्रा चीजें आप पढ़ पा रहे हैं, समझ रहे हो बात को, एक क्वेश्चन से हम कई सारी चीजें पढ़ पा रहे हैं। तो एसे ऑन मिल्टन जो 1825 में लिखा था, तो कौन से मैगजीन में पब्लिश हुआ था ये बताना है। तो क्रिटेरियन है, लंदन मैगजीन है, एडिनबर्ग रिव्यू है, क्वार्टरली है। करेक्ट आंसर है एडिनबर्ग रिव्यू। चलो नेक्स्ट देखें, जीबी सॉस प्ले आर्म्स एंड द मैन इज अबाउट द वॉर बिटवीन। अच्छा, जीबी सॉ ने आर्म्स एंड मैन करके एक प्ले लिखा है, आप सबको पता है, ये प्ले आपने पढ़ा भी है, राइट। सो इसमें इस प्ले में एक वार का डिस्क्रिप्शन है, एक युद्ध का डिस्क्रिप्शन है, वो किसके बीच हुआ है। सो इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड स्पेन, जर्मनी एंड इटली। सो करेक्ट आंसर है बुल्गारिया एंड सर्बिया, ठीक है, सर्बियन आर्मी थी ना, राइट। इसके साथ साथ अपन इसमें एक्स्ट्रा क्या देख सकते हैं, आर्म्स एंड द मैन जो है 1894 में लिखा गया था, है ना, 1894 में। और ये कहाँ परफॉर्म किया गया था, एवेन्यू थिएटर में। सबसे पहले कहाँ परफॉर्म किया गया था, एवेन्यू थिएटर में। इसके साथ साथ आप एक चीज ये भी याद रखें, ये जो प्ले है पब्लिश कहाँ हुआ था, प्लेज एंड प्लीजेंट्स करके एक इनका कलेक्शन था। एक और कलेक्शन था प्लेज एंड अनप्लीजेंट, है ना, अनप्लीजेंट। लेकिन जो ये जो प्ले पब्लिश हुआ था वो प्लेज एंड प्लीजेंट पे पब्लिश हुआ था। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा चीज आप क्या देख सकते हो कि इसकी जो ओपनिंग लाइन है, ओपनिंग लाइन किससे ली गई है, वर्जिल के का एनीड एक वर्क था, उसमें से ओपनिंग लाइन ली गई है। ओपनिंग लाइन क्या थी, आर्मा विर्मक्यू कैनो, ठीक है, आर्मा विर्मक्यू कैनो, राइट। और ये एक 3 एक्ट कॉमेडी है, 3 एक्ट कॉमेडी, राइट। हैंड राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टर नेम्ड जैक बार्थविक अपीयर्स इन जॉन गाल्सवर्दीज प्ले। एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नेम क्या है, जैक बार्थविक, राइट। सो जॉन गाल्सवर्दी के एक कौन से प्ले में अपीयर होता है, तो करेक्ट आंसर है द सिल्वर बॉक्स इन्होंने प्ले लिखा था गाल्सवर्दी ने, उस पे ये कब हुआ था, 1906 में पब्लिश हुआ था, गॉट इट। इसके साथ साथ ये रॉयल कोर्ट थिएटर में सबसे पहले पब्लिश हुआ था, रॉयल कोर्ट थिएटर, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या देख सकते हैं, ये एक 3 एक्ट कॉमेडी है, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है कि सिल्वर बॉक्स कितने एक्ट हैं, तो 3 एक्ट है, और क्या है, एक जनरल क्या है, कॉमेडी है। इसके साथ साथ अगर आप इस टाइप देखेंगे, इन्हीं का रिटर्न वर्क है, तो ये 1909 में पब्लिश हुआ था। द पिजन है, ये 1912 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ ही जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, 1910 में पब्लिश हुआ था। ऐसे अपन देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, जॉन गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर मार्क्ड एज। तो गाल्सवर्दी मोस्टली कैसी ट्रेजेडी लिखते थे, सोशल ट्रेजेडी, ना कि डोमेस्टिक,
ना कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ना कि ग्रीक ट्रेजेडी। सोशल ट्रेजेडी, जैसे कि देख लो अभी द सिल्वर बॉक्स ही था, सोशल ट्रेजेडी ही है, सोसाइटी से रिलेटेड चीजें, है ना। ए.के. रामानुजन्स पोएम ऑबिचुअरी वाज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन टाइटल। तो ए.के. रामानुजन इंडियन इंग्लिश राइटर हैं, तो इन्होंने एक पोएम लिखी थी ऑबिचुअरी, किसको डेडिकेटेड थी, फादर को, है ना, फादर पर। और ये कैसे, इसकी टोन क्या थी, टोन थी आयरोनिकल। क्यों? क्योंकि फादर को आयरोनिकली मतलब बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के चले गए हैं, मतलब डेथ हो गई, सब कुछ छोड़ के चले गए हैं, मुझ पे छोड़ के सब चले गए हैं, ठीक है। तो ये पब्लिश कहाँ हुआ था, तो ये एक कलेक्शन आया था उनका, रिलेशन करके कलेक्शन आया था, उसमें ये जो प्ले है पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था, 1971 में, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी देख लें कि ए.के. रामानुजन को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था, 1999 में, ठीक है, याद रखिएगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1999 में मिला था, ठीक है। और इसी के साथ साथ इनको पद्मश्री भी मिला है। पद्मश्री कब मिला है, 1976 में, 1976 में पद्मश्री मिला, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा, ऑबिचुअरी पब्लिश हुआ था 1971 में, रिलेशंस में, फादर को डेडिकेटेड थी, आयरोनिकल पोएम है, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1999 में, और 1971 में पद्मश्री मिला था, 1976 में, सॉरी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। whose poem is remembered by APJ Abdul Kalam on the occasion of his father's death। अच्छा, कलाम साहब के पिताजी के डेथ पे उन्होंने कौन सी पोएम की लाइंस को याद किया था। अच्छा, यहाँ मैं पोएम की लाइन लिखना भूल गया। यहाँ पोएम की लाइन थी अर्थ रिसीव्ड एन ऑनर्ड गेस्ट। तो उन्होंने W.H. ऑर्डन की पोएम थी, W.H. ऑर्डन ने लिखा था, W.B. यीट्स को डेडिकेट किया था उनके डेथ पर, इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, ठीक है। तो कब लिखा था, 1939 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड द मेजर पोर्शन ऑफ गांधीज ऑटोबायोग्राफी फ्रॉम गुजराती इनटू इंग्लिश। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसका गुजराती से इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेव देसाई ने। किसने, महादेव देसाई ने। याद रखिएगा, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जो वर्क है इन्होंने 1927 से लेकर 1929 में, मतलब 1927 में फर्स्ट वॉल्यूम आया था, और 29 में सेकेंड वॉल्यूम आया था जब पब्लिश हुआ था। मुल्कराज आनंद नॉवेल अनटचेबल कवर्स द इवेंट ऑफ डेथ इन द लाइफ ऑफ बाखा। मुल्कराज आनंद की जो नॉवेल है अनटचेबल, किसके लाइफ के बारे में है, बाखा के बारे में। आपको पता बाखा प्रोटैगनिस्ट है, तो उसके एक दिन की लाइफ, वो एक दिन में उसके साथ क्या क्या होता है, इसके बारे में जो है तो मतलब इसमें डिस्क्राइब किया गया है। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं, अनटचेबल 1935 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और इसकी जो सेटिंग रखी गई है, सेटिंग कहाँ रखी गई है, बुल्ले शाह में, बुल्ले शाह करके एक जगह है, वहां सेटिंग रखी गई है। इसके साथ साथ एक चीज और आप देख लीजिए, वन डे का डिस्क्रिप्शन एक और जगह मिलता है आपको, यूलिसिस करके एक नॉवेल है, उसमें भी जेम्स जॉयस ने लिखा है। तो यहां भी आपको वन डे का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है ना, जो कि 1922 में पब्लिश हुई थी। इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, लियोपोल्ड ब्लूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर प्रेजेंस नेवर सेड एनीथिंग बट हर अब्सेंस स्पोक, हु इज रेफर्ड इनटू द कोटेड सेंटेंस। अब उसका हर प्रेजेंस नेवर सेड एनीथिंग, प्रेजेंस जो थी नेवर सेड एनीथिंग बट अब्सेंस स्पोक, तो ये किसको कोट किया गया है, सॉरी यहां ऑप्शन मैंने लिखना भूल गया हूं। यहां ऑप्शन है सरोजा, फिर इसके बाद सुकुमारी, सवित्री और लक्ष्मी। तो करेक्ट आंसर हमारा सावित्री है, जो कि ये किसका वर्क है, अमिताव घोष का, सॉरी राजा राव इंडियन इंग्लिश राइटर हैं, राजा राव का वर्क है, कौन सा, द सरपेंट एंड द रोप, ठीक है। कब पब्लिश हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 1960 में, ठीक है। इन्हें साहित्य अकेडमी, अब याद रखना, साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला है, 1964 में, ठीक है। इसके साथ साथ पद्म भूषण भी इनको मिला, पद्म भूषण कब मिला है, 1969 में, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या देखेंगे, पद्म विभूषण भी मिला इनको, वाह भाई साहब, पद्म विभूषण भी मिला है, कब मिला है, 2007 में, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें अपन राजा राव के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि क्या चीज देखी, ये वर्क जो है, जो ये सावित्री करके जो कैरेक्टर है द सरपेंट एंड द रोप पे है, जो पब्लिश होता है 1960 में। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1964 में, पद्म भूषण मिला 1969 में, और पद्म विभूषण 2007 में मिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच रिलीजन इज नॉट मेंशन्ड बाय E.M. फॉस्टर इन हिज अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया नॉवेल लिखी थी किसने? E.M. फॉस्टर ने। तो इसमें कौन से रिलीजन को मेंशन नहीं किया है? तो हिंदुइज्म देखने को मिलता है, इस्लामिक देखने को मिलता है, क्रिश्चियनिटी देखने को मिलता है, जुडाइज्म नहीं देखने को मिलता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जुडाइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आई.ए. रिचर्ड द वेस्टलैंड पुट्स ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, आई.ए. रिचर्ड ने जब एनालिसिस किया, क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसिज्म वेस्टलैंड पे जब किया, तो एक्चुअल में उसके अकॉर्डिंग द वेस्टलैंड क्या करता है, किस चीज के बारे में बताता है? प्लाइट ऑफ होल जनरेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ होल जनरेशन, मूवमेंट ऑफ होल जनरेशन, या फिर ग्रोथ ऑफ होल जनरेशन। तो करेक्ट आंसर है द प्लाइट ऑफ होल जनरेशन। द प्लाइट ऑफ होल जनरेशन मतलब पूरे जनरेशन का दुख। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि ये पब्लिश कब हुआ था? 1922 में पब्लिश हुआ था, है ना। और सबसे पहले अक्टूबर में क्रिटेरियन मैगजीन में आया था। इसके बाद नवंबर में डायल में आया था, है ना। इसके बाद फाइनली दिसंबर में बुक फॉर्म में आया था, बुक फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मिसेज डॉलोवे ऑफ वर्जीनिया वुल्फ सेप्टिमस सफर्स फ्रॉम। अच्छा, मिसेज डॉलोवे करके एक वर्क है किसका? वर्जीनिया वुल्फ का, है ना। तो उसमें एक कैरेक्टर है सेप्टिमस, ये किससे सफर करता है? फिजिकल पेन से, मेंटल पेन से, सोशल या रिलीजियस? करेक्ट आंसर है मेंटल पेन से, उसे मेंटल प्रॉब्लम रहती है ना। मिसेज डॉलोवे जो वर्क है ये कब लिखा गया था, कब पब्लिश होता है? 1925 में। और इसके प्रोटैगनिस्ट का क्या नाम है? क्लैरिसा डेलोवे। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या देख सकते हैं, इसे कौन सी बीमारी थी मेंटल, जो इसको सेप्टिमस को मेंटल प्रॉब्लम थी, इसको सेल शॉक की बीमारी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्न हिल एक पोएम है डायलन थॉमस की। ये जो पोएम है ये किसके बारे में डिस्क्राइब करती है? लॉस्ट यूथ के बारे में, लॉस्ट ओल्ड एज, लॉस्ट लाइफ, या फिर लॉस्ट चाइल्डहुड? तो करेक्ट आंसर लॉस्ट चाइल्डहुड। ठीक है, और एक चीज और जान सकते हैं, डायलन थॉमस जो है वेल्स पोएट माने जाते हैं, वेल्स पोएट। ठीक है, वेल्स पोएट। इसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर जो फर्न हिल है ये 1945 में पब्लिश हुई थी, 1945 में हॉरिजन मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो ये पता है आपको, ये टर्वर्ल्ड किसमें है? डॉल्स हाउस करके वर्क लिखा है, ठीक है, हेनरी गिब्सन ने। तो इसमें जो है बिगिनिंग में, प्ले के बिगिनिंग में क्या कन्फेशन चल रहा होता, क्या डिस्कशन चल रहा होता? टॉरवल्ड्स नोराज ट्रिप टू इटली, या डील विद क्रोस्टैग, या प्रमोशन टू मैनेजर ऑफ बैंक, या क्रॉक्सटैग क्रिस्टीन मैरिज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमोशन टू मैनेजर ना, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द कैंटरबरी टेल्स हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ पैलामेन एंड आर्साइड। पैलामेन एंड आर्साइड की स्टोरी कौन नरेट करता है? ये बड़ा इजी है, द नाइट इसे जो है तो नरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रही बात कैंटरबरी टेल्स के बारे में तो आपको पता है, चौसर ने लिखा था 1987 से 1400 के टाइम पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एडल्स ऑफ द किंग बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज इंस्पायर्ड बाय। ये एडल्स ऑफ द किंग करके पोएम कलेक्शन है, ठीक है। तो ये जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है किससे इंस्पायर होकर लिखा है? थॉमस मोर के यूटोपिया से, मेलोरी के मर्टिडी आर्थर से, रॉजर एशम की, या फिर एरास्मस से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलोरीज मर्टिडी आर्थर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 12 नरेटिव पोएम्स का कलेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स द पिलग्रिम्स गैदर्ड इन एन इन कॉल्ड। अच्छा, कैंटरबरी टेल्स पे जब सभी पिलग्रिम्स को जाना था, फिर वापस होकर के किस जगह इकट्ठा होना था? ट्विलाइट इन, रॉयल इन, पीपल्स इन, ये बहुत इजी है, टबार्डिन, ठीक है, करेक्ट आंसर टबार्डिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुइशा इन द फर्स्ट बुक ऑफ फेरी क्वीन रिप्रेजेंट्स। डुइशा किसको रिप्रेजेंट करती है? तो मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स, ठीक है। किसने लिखा था फेरी क्वीन? फिलिप सिडनी ने, एडमंड स्पेंसर ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलिटरेटिव पोएम रिकाउंटिंग अ सीरीज ऑफ ड्रीम्स? किसमें देखता है? पायर्स द प्लाउमैन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसे देख लेना क्योंकि नेट सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, फेरी क्वीन से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स देयर इज अ डिस्क्रिप्शन दैट देयर वाज फाइटिंग। डिस्क्रिप्शन क्या था? फेयरवेल टू आर्म्स में ये डिस्क्रिप्शन था कि फाइटिंग हो रही थी। कहां हो रही थी फाइटिंग? फॉरेस्ट में, रेवेंस में, स्ट्रीट में, माउंटेन्स में? करेक्ट आंसर माउंटेन्स में, ठीक है। विद रेफरेंस टू द नॉवेल्स ऑफ एलाइस वॉकर which of the following is mismatched? अच्छा, ये सभी जो वर्क है ये सभी किसके हैं? एलाइस वॉकर के। अब इसमें से मिसमैच क्या है, मतलब कि ईयर पब्लिकेशन मिसमैच है, तो द कलर पर्पल 1991 नहीं है, 1982 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अमिताभ घोष द शैडो लाइन फोकसेस ऑन द नरेटर्स फैमिली इन, कहाँ की फैमिली? अमिताभ घोष के जो
वर्क लिखा था इन्होंने, द शैडो लाइन्स, ठीक है। तो ये यहाँ जो नरेटर की फैमिली है कहाँ की बिलोंग करती है, कैलकाटा एंड ढाका, कैलकाटा एंड ढाका, ठीक है। और इसके साथ साथ आप क्या देख सकते हो, अमिताभ घोष को नोबेल प्राइज मिला है 1989 में, ठीक है, नोबेल प्राइज बताओ। इसके साथ साथ द शैडो लाइन के लिए, द शैडो लाइन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती मुखर्जी जैस्मिन, जो भारती मुखर्जी की एक नॉवल है जैस्मिन, उसमें एक कैरेक्टर है जैस्मिन, मेन वही प्रोटैगनिस्ट है। इस सडनली विडोड, सडनली विडो हो जाती है किस एज में, तो करेक्ट आंसर है 17, याद रखिए 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज लाइन्स, देन वन डे द peculiarity of his name becomes apparent, he is 11 year old in the 6th grade on a school field। ये एक लाइन, ये कुछ कोटेशन है, पैराग्राफ लाइन है, जो कि कहाँ से ली गई है ये बताना है। तो ये द नेम सेक की है, क्योंकि नाम का डिस्क्रिप्शन जो है मतलब लिया गया है नाम से, नेम सेक से। द नेम सेक कब पब्लिश हुई थी, तो 2003 में, ठीक है, जुम्पा लहरी द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटाफर ऑफ क्लॉथ्स वाज द होप ड्रंक वेरिन यू ड्रेस्ड योरसेल्फ इज फाउंड इन द वर्क ऑफ विच ड्रामेटिस्ट। अच्छा, ये लाइन है, वाज द होप ऑफ ड्रंक वेरिन, ये एक मेटाफर ऑफ क्लॉथ्स है, तो मतलब एक लाइन है, ये कहाँ मिलती है, किस ड्रामेटिस्ट के प्ले में, तो ये हो जाएगा विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ में। हाँ, मैकबेथ में ना, हाँ मैकबेथ में देखने को मिलती है। एक्ट 1 सीन 7, एक्ट 1 सीन 7, ये भी याद रख लेना ताकि इजीली ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस वाज रिटन बाय विच एसेइस्ट। तो रिवेंज कौन लिखेगा, हम बहुत इजी है, ऑब्वियसली फ्रांसिस बेकन। अच्छा, एक चीज और याद रखना, फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट है ना, फादर ऑफ इंग्लिश एसे किसे बोला गया है, फ्रांसिस बेकन को। लेकिन अगर यही बोले कि फादर ऑफ एसेज किसे बोला गया है, मोंटेन को, ठीक है। ओके, एज पर बेकन इन हिज एसेज ऑफ स्टडीज प्रोवाइड द लाइट थ्रू। अच्छा, बेकन का जो एसे है ऑफ स्टडीज, तो इस स्टडी प्रोवाइड द लाइट थ्रू, ये लाइन से लिया गया है आंसर। तो ये स्टडीज किसके थ्रू लाइट प्रोवाइड करती है, तो प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फादर ऑफ किंग अर्थर इन ले मोटी डी अर्थर। ली मोटी डी अर्थर जो वर्क लिखा है थॉमस मोरी ने, तो इसमें जो किंग अर्थर का जो फादर है, किंग अर्थर का फादर कौन है, ये बोल रहा, किंग अर्थर का फादर कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूलर पेंडेंट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ जेविश मनी लेंडर इन मर्चेंट ऑफ वेनिस। अच्छा, मर्चेंट ऑफ वेनिस वही विलियम शेक्सपियर का प्ले है, तो इसमें जो जेविश मनी लेंडर कौन था, शाइलॉक, ठीक है। अच्छा, बेशेनियो कौन है, बेशेनियो का फ्रेंड है। एस इज डैश डैश साउंड, कैसा साउंड है, ग्लैटिक साउंड, वेलरिक साउंड, वॉइसलेस, तो करेक्ट आंसर है वॉइसलेस साउंड। नेक्स्ट है, डैश डैश आर फॉर्म्ड बाय द वर्ड फॉर्मेशन रूल एट द सफिक्स er और टू वर्ब राइटर, जिसमें er करके वर्ग लगे हैं, तो ये कैसा सफिक्स है, तो ये है एजेंटिक डिमिनुटिव, हाँ एजेंटिक नॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर इज अ सिस्टम ऑफ, क्या ये जो टीजी है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर जो है, टीजीजी करेंगे ना, हाँ, तो ये जो ग्रामर है, ये जेनेटिक ग्रामर का रूल है, ये किसका सिस्टम है, टीचिंग मेथड का, लैंग्वेज एनालिसिस का, लर्निंग मेथड का, लिंग्विस्टिक एनालिसिस। करेक्ट आंसर है लैंग्वेज एनालिसिस का। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ बंटू सिलेबल का पैटर्न क्या है, सीबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच टेक्निक अ रिसर्चर कैन स्टडी विजुअल डिस्प्ले ऑफ लोकेशन इन द ब्रेन दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क इंक्लूडिंग द टास्क इन्वॉल्व इन द लैंग्वेज यूज। तो किसके द्वारा ब्रेन में चल रही सारी चीजों को हम डिस्प्ले के थ्रू देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीईटी एंड एमआरआई के थ्रू। द रिसर्च मेथड वेयर मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स एंड रैंडमलाइजेशन ऑफ सैंपल आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स इज, तो इसमें किस प्रकार की रिसर्च होगी, ये होगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी और इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अप्लाइड रिसर्च है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ करेलेशन इज अ मेजर ऑफ रिलेशन एट्रीब्यूटेड टू फॉलोइंग पर्सन, इसका क्या हो जाएगा, कार्ल पियर्सन, ठीक है। किसको द्वारा किया गया था, एट्रीब्यूट किया गया था किसको, कार्ल पियर्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन टाइम रिसर्चिंग इज ऑल्सो नोन एज, वन टाइम रिसर्चिंग को और क्या बोलते हैं, तो वन टाइम रिसर्चिंग को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। नेक्स्ट, डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड दैट मींस सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल बाय थॉमस हार्डी इज ट्रेजेडी ऑफ वुमेन, ये 2 बार लिख गया है। अच्छा, थॉमस हार्डी की जो नोवेल है, इसमें से कौन सी ट्रेजेडी ऑफ वुमेन है,
तो Jude the Obscure, Tess of Deobables, the Mayor of Castlebridge under the Greenwood Tree। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्री टेस ऑफ डेबाबल्स, टेस ऑफ डेबाबल्स। पब्लिश कब हुई थी? 1891 में। कब? 1891। 1891। कितने वॉल्यूम में? 3 वॉल्यूम्स में, 3 वॉल्यूम्स में। मेयर ऑफ कैसलब्रिज कब पब्लिश हुई थी? 1886 में। ठीक है, ये 1872 में, और इसके साथ साथ जूड ऑब्सक्योर 1894। और ये सारी की सारी जो नॉवेल्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थॉमस हार्डी के सबसे इंपॉर्टेंट है ये सभी। When was Robert Browning's poem The Last Ride Together first published? तो कब पब्लिश हुई थी? 1855 में। और कलेक्शन किस कलेक्शन में? मेन एंड वेमेन करके एक कलेक्शन आया था इनका 1855 में ही, इसी कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। और ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज राफेल? राफेल कौन था? ये बहुत इजी है, एन इटालियन पेंटर था राफेल। चार्ल्स डिकेंस ओपन इनकॉर्पोरेट द पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ हिज यूथ इन द सिटी ऑफ, अच्छा चार्ल्स डिकेंस जो इतनी जो पोएम्स प्लेज इसने लिखी है, डेविड कॉपरफील्ड नोवेल लिखी है, निकोलस निकलबाई, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो इन सभी नॉवेल्स में जो सेटिंग्स कहाँ की रखी है? तो लंदन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन वाज लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पोएम यूलिसिस फर्स्ट पब्लिश? यूलिसिस कब पब्लिश हुई थी? 1842 में। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस्ड राइम्ड हीरोइक प्ले इन रेस्टोरेशन पीरियड? आप गलती कर दोगे रेस्टोरेशन पीरियड को देख करके ड्राइडन कर दोगे, लेकिन करेक्ट आंसर है सर विलियम डुरैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फॉलोइंग लाइंस, दोज रूल्स ऑफ ओल्ड डिस्कवर्ड नॉट डिवाइज्ड नेचर स्टिल बट नेचर मिथोडाइज्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा, और किसकी लाइन है? जॉन डन, जॉन ड्राइडन, फिलिप सिडनी। करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर पोप। व्हाट इज द टाइम स्पैन ऑफ प्यूरिटेनिज्म? प्यूरिटेनिज्म का टाइम स्पैन क्या है? फटाफट बता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1622। कहाँ गया? 1620 to 1660, ये प्यूरिटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म मेटाफिजिकल वी यूज्ड टू डिस्क्राइब द वर्क ऑफ जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट बाय 18th century क्रिटिक नेम्ड? तो मेटाफिजिकल जो वर्ड दिया था किसने यूज किया था? सबसे पहले सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम जॉन मिल्टन्स असिस्टेंट एट लैटिन सेक्रेटरी? हु बिकेम जॉन मिल्टन्स असिस्टेंट एट लैटिन सेक्रेटरी? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, इसके साथ ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 फिर पार्ट 2 भी लाएंगे, इसके बाद पार्ट 3, मतलब 50-50 क्वेश्चन करके 150 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ऐसे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।